हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज 29 दिसंबर है और पहली न्यूज़ पे चलते हैं। तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट को विशाखापत्तनम से सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसका नाम है आईएनएस खुखरी। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट decommissioned at विशाखापट्टनम नेम्ड आईएनएस खुखरी। पहली स्वदेशी निर्मित ये जो आप देख रहे हैं इसका नंबर है, ये भी आईएनएस खुखरी, लेकिन इसका नंबर है P49 और मैंने दिया है 149। तो 149 वाली जो आईएनएस खुखरी है वो 1989 में कमीशन हुई थी। भारत ने स्वदेशी निर्मित की थी इसको और 2021 में इसको रिटायर कर दिया गया है। 32 साल की सेवा देकर यह आईएनएस खुखरी जो है ये रिटायर हो चुकी है और एक मिसाइल कॉर्वेट था। इसका मतलब इसे हम हिंदी में कहते हैं जंगी जहाज, जो कि मिसाइल लॉन्च कर सकता है। 32 साल की सेवा देकर ये निवृत्त हो रहा है और इसका नंबर है P149। लेकिन इसके आने से पहले एक हमारे पास खुखरी के नाम से सेम मिसाइल कॉर्वेट था, लेकिन उसका नंबर था P49। P49 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने के 2 हफ्ते पहले पानी में समा गया, डूब गया, सिंक हो गया, पानी में समा गया ये। और इसका जो कप्तान था उसका नाम था महेंद्र नाथ। इस कप्तान ने इसी जहाज के साथ जल समाधि ले ली थी और इस जहाज में और 175 लोग जो थे, जो सेलर्स थे, कैप्टन्स थे, उन सबको इसने बाहर निकाला, लेकिन आखिरी तक अपने जहाज को नहीं छोड़ा और महेंद्र नाथ ने जल समाधि ले ली थी। इनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू नहीं हुआ था। मैं क्यों बता रहा हूँ ये कहानी, क्योंकि जो रिटायर हुआ है आईएनएस खुखरी उसी से जुड़ती हुई उसी नाम की एक मिसाइल कॉर्वेट थी, जिससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा। और अभी हम इंडिया पाक वॉर के 50वां वर्ष मना रहे थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 1971 से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात आपके बारे में आपको पता होनी चाहिए। और ये जो वॉर था इंडिया पाकिस्तान वॉर, इसका जो रिजल्ट आया 16 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया और 16 दिसंबर को हम मनाते विजय दिवस के रूप में। और एक इसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये आया कि एक नया मुल्क बन गया, जो ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, वो बन गया बांग्लादेश। तो महेंद्र नाथ साहब जो कि आईएनएस खुखरी P49 के कमांडर थे, उन्होंने इसके साथ जल समाधि ले ली, मतलब उन्होंने आखिरी दम तक अपने जहाज को नहीं छोड़ा। ये जो मैंने महावीर चक्र का जिक्र किया है, देखिए जब शांति का समय होता है, पीस का समय होता है, शांति का, तो महावीर चक्र सबसे बड़ा सम्मान होता है। महावीर चक्र सबसे बड़ा सम्मान होता है। लेकिन अगर वही युद्ध होगा, युद्ध के समय परमवीर चक्र सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो P49 नाम की आईएनएस खुखरी थी और P149 की अभी जो आईएनएस खुखरी थी वो रिटायर हुई है। तो P49 वाली जो आईएनएस खुखरी थी, इसको खबर मिली कि एक सबमरीन है, पाकिस्तानी सबमरीन, वो भारत की जो वाटर्स थे उसमें आ गई है। इन्होंने उसका पीछा किया और उस समय सबमरीन के पास जो मिसाइल होती है उसे टॉर्पीडो कहते हैं, टॉर्पीडो। तो पाकिस्तानी मिसाइल ने 2 टॉर्पीडो लॉन्च किए और वो टॉर्पीडो इसमें जाके लगा और ये जो हमारा कॉर्वेट था, जो मिसाइल कॉर्वेट था, ये पानी में समा गया। लेकिन हमने इसका बदला लिया और पाकिस्तान की एक और सबमरीन थी, उसका नाम था PNS गाजी, जो कि विशाखापट्टनम के पानियों के अंदर थी। हमने PNS गाजी को गिरा दिया, PNS गाजी को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया और हमने इसका बदला ले लिया। तो PNS गाजी का किस्सा कब मिलेगा, जब युद्ध शुरू हो गया है। तो 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक ये युद्ध चला था और ये सबसे छोटा युद्ध है एक तरह से, सिर्फ 13 दिन का। और इसी में युद्ध के दौरान PNS गाजी को भारतीय जो नेवी है उसने गिरा दिया था। इस पर एक मूवी बनी है गाजी अटैक। तो हमने आईएनएस खुखरी का बदला ले लिया था PNS गाजी को समाप्त करके। अब जैसे इसमें न्यूज में दिया है कि विशाखापट्टनम से इसको क्या किया गया है,
सेवानिवृत्त किया गया है, क्योंकि भाई अभी हर मशीन की एक लाइफ होती है और जब उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, तो हम उसको रिटायर कर देते हैं। तो अगर हम इंडियन नेवी के कमांड की बात करें, तो जो पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न कमांड, पश्चिमी हिस्सा डब्ल्यू सी लिखता हूँ, ये आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में। भारतीय नौसेना का पश्चिमी कमांड कहाँ मिलेगा? मुंबई में। जो दक्षिणी कमांड है, इसे मैं लिखता हूँ सदर्न कमांड, ये आपको कहाँ मिलेगा? कोची में। कोची कहाँ है? केरला में। और जो पूर्वी कमांड है, ईस्टर्न कमांड, वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम से इसको रिटायर किया गया, इसका मतलब ये यहीं पे सर्विस दे रहा था। एक और कमांड है इंडियन नेवी का, जो अंडमान निकोबार कमांड उसे कहते हैं। असल में अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है, यहाँ नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों का एक एक कमांड है, तीनों का। यानी हम अंडमान निकोबार को बोल सकते हैं यहाँ पे ट्राई सर्विस कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड, ठीक है। और 4 दिसंबर को हम हर साल मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस के रूप में, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका था। 4 दिसंबर 1971 में हमने पाकिस्तान के कराची शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, उसके बंदरगाह को बर्बाद कर दिया, और इस उपलक्ष्य में इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को एक बहुत खास चीज और हुई है जो एमपी वालों के काफी इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर को हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे है किसका? टंटिया मामा का। टंटिया मामा का पुण्य जो हैप्पी बर्थडे है, अवतरण दिवस है, वो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा। तो जिस दिन नेवी दिवस है उसी दिन टंटिया मामा का दिवस है। अगली बात करते हैं। हाल ही में जिस पूर्व न्यायाधीश को, न्यायिक को यानी डिप्लोमेट को देश का डेप्यूटी एनएसए बनाया गया है, उनका नाम है विक्रम मिस्री। रिसेंटली द फॉर्मर डिप्लोमेट हु हैज बीन मेड द कंट्री न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिस्री। इस व्यक्ति को आप जानते हैं, इनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। और ये सन 2014 से अभी तक टिल डेट भारत के क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है, ये देश के प्रधानमंत्री का, ध्यान से सुनिएगा, ये देश के प्रधानमंत्री का इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक जो सुरक्षा है उसका भी एडवाइजर होता है, और इंटरनेशनल रिलेशंस अंतरराष्ट्रीय संबंधों का भी एडवाइजर होता है। यानी प्रधानमंत्री इंटरनेशनल रिलेशंस की एडवाइस भी इनसे लेते हैं और आंतरिक सुरक्षा की एडवाइस भी देते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो प्राइम मिनिस्टर का आंतरिक सुरक्षा सलाहकार भी है और इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संबंधों का भी सलाहकार है। इसके साथ साथ हमारे देश में एक परिषद है, उसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और जब ये सुरक्षा इसके नाम से जुड़ा हुआ है तो हमारी जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, चाहे आईबी है, चाहे रॉ है या और भी जो है, उनसे इनपुट लेता रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली एडवाइस किसको कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की सहायता के लिए कई सारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी होते हैं। तो अभी तक वर्तमान में इनके अंडर में 6 डेप्यूटी काम कर चुके हैं, 6 डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर काम कर चुके हैं। और अभी एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पंकज सरन। पंकज सरन साहब रिटायर हो रहे थे, तो उनकी जगह ये जो व्यक्ति हैं विक्रम मिस्त्री साहब ये आए। विक्रम मिस्त्री साहब को क्यों चुना गया है? क्योंकि इनका काफी लंबा अनुभव रहा है, चाइना में ये राजदूत के रूप में रहे हैं और ये फॉरेन सर्विस के ऑफिसर है, भारतीय विदेश सेवा के ऑफिसर है। वहीं डोभाल साहब की बात करें तो ये आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर है और सबसे लंबा कार्यकाल ऐसे एनएसए इन्हीं का है अभी तक। तो जैसा कि हमने इनका देखा कि जो एनएसए का एक काम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी सलाहकार, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे खराब संबंध हमारे चाइना के साथ है, सनातनी बनी हुई है पिछले 1.5 साल से। इसी को देखते हुए चाइना के एक विशेषज्ञ
विक्रम मिश्री को क्या बनाया गया है, डेप्यूटी एनएसए। और ये जो एनएसए है, ये एनएसए की अवधारणा कहाँ से आई, तो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई, कब बनाई गई, 1998 में। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, उनके हैप्पी बर्थडे को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने ये कमेटी काउंसिल बनाई थी। तो तब से एनएसए की पोस्ट चली आ रही है। और ये डोभाल साहब देश के 5वें एनएसए, 5वें। तो पहला एनएसए कौन था, तो जो पहला एनएसए था उनका नाम था ब्रजेश मिश्रा। ये पहले एनएसए थे अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में। और ध्यान रखिएगा, इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको शायद पता हो, कोई द्वारका मिश्रा नाम से कोई व्यक्ति एमपी का सीएम रहा था क्या, अगर पता है तो अच्छी बात है, ये इनके फादर थे। तो ब्रजेश मिश्रा के पिताजी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ब्रजेश मिश्रा देश के पहले एनएसए थे और ये 5वें एनएसए हैं और ये इंडियन पुलिस सर्विस से हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ध्यान रखिएगा, ये किस संस्था का अध्यक्ष होता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का ये अध्यक्ष भी होता है। अगली न्यूज पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में, मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में ड्रोन स्कूल खोले जा रहे हैं, ड्रोन स्कूल विल बी ओपन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जौनपुर, सतना, यहाँ खोले जा रहे हैं। ड्रोन क्या होता है, ड्रोन तो सबको आप पता होगा, शादी का मौसम चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, कोई ड्रोन उड़ता है और तस्वीरें खींचता है। ड्रोन एक यूएवी होता है। यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड मतलब इसमें कोई आदमी नहीं बैठा, एरियल मतलब जो हवा में चल रहा है, व्हीकल मतलब यान। तो ड्रोन एक यूएवी होता है और हम इस ड्रोन का जैसा उपयोग करना चाहे उपयोग कर ले। हम चाहे इससे फूल बरसाएं, हम चाहे इससे फोटो खींचे, हम चाहे इसका प्लेन के रूप में उपयोग करें। लेकिन ड्रोन बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं और बहुत सारा ड्रोन उड़ाए भी जा रहे हैं बिना किसी लाइसेंस के, परमिशन के। और हम तो देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने पहले जो पठानकोट में हमला हुआ था, पाकिस्तान से ड्रोन का हमला हुआ था, ड्रोन से हमले भी हो रहे हैं। तो भारत सरकार ने 2021 में एक पॉलिसी निकाली जिसका नाम था ड्रोन पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी। और अभी आपको शायद पता हो कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं जो विमानन मंत्री भी हैं, इनको हम उड्डयन मंत्री भी कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। इनका नाम क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इनकी मंत्रालय ने ये न्यू ड्रोन पॉलिसी निकाली। उस ड्रोन पॉलिसी में जो हमारा हवा है, जो हमारी आसमान है, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। हमारे आसमान को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा क्या है, ग्रीन जोन। ग्रीन जोन मतलब जमीन से 400 फीट की ऊंचाई तक अगर कोई चीज उड़ा रहे हो तो उसको ग्रीन जोन कहा जाएगा। यहाँ पे ड्रोन उड़ाने के लिए परमिशन नहीं लेनी आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लाल किले के ऊपर उड़ाए और बोले तो ग्रीन जोन है। बहुत से लोकेशन है, जैसे एयरपोर्ट है, सरकारी इमारतें हैं, जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वहां पे तो पूरी तरह नो जोन है। लेकिन नॉर्मल आपको उड़ाना है तो 400 फीट तक आपका ड्रोन उड़ रहा है तो वो ग्रीन जोन है। इसके ऊपर अगर आपको उड़ाना है, इसके ऊपर उड़ाना है तो वो येलो जोन आता है और इसके लिए आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है। और अगर एयरपोर्ट के आसपास उड़ा रहे हो तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। और उससे ऊपर उड़ा रहे हो तो उसे रेड जोन कहा जाता है और इसकी परमिशन आपको नहीं मिलती है, इसकी परमिशन केंद्र सरकार के पास रहती है। तो हमारे आसमान को 3 हिस्सों में बांटा है न्यू ड्रोन पॉलिसी 2021 में। और जिसको लागू किया है, लाया है किसने, मध्य प्रदेश के ही एक नेता जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि इस समय है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, उड्डयन मंत्रालय के मंत्री। अब मैंने एक और तस्वीर लगाई है, ये है रुस्तम, रुस्तम 2। इसका मतलब रुस्तम 1 भी आया होगा। तो ये क्या है, ये एक यूएवी है, ये एक यूएवी है, अनमैन्ड एयर व्हीकल। और आपको दिख रहा है प्लेन जैसे है। इसको बनाया है डीआरडीओ ने, इसको बनाया डीआरडीओ। और ये जाके हमला कर सकता है, ये अटैक करने वाला है, कर सकता है। और ये मिसाइल भी ले जाके दाग सकता है। यानी कुल मिला के आपने एक ऐसा फाइटर प्लेन बनाया है डीआरडीओ ने जिसमें पायलट नहीं बैठता लेकिन जाके वो हमला करा। तो इसका पहला वर्जन रुस्तम 1 के नाम से आया था, रुस्तम 2 भी आ चुका है। 2 मतलब इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा हो गई होगी, ये ज्यादा भार उठा सकता है। तो यूएवी में बहुत तेजी से काम चल रहा है और हम इन यूएवी का उपयोग
अनमैन्ड एरियल व्हीकल का उपयोग मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी कर रहे हैं, और अमेरिका तो पिछले 20 साल से कर रहा है। और अभी जैसे हमने इजराइल से जो ड्रोन खरीदे उनका नाम है हेरॉन ड्रोन। हेरॉन ड्रोन हमने इजराइल से खरीदे। बहुत सारे अच्छे ड्रोन हम दुनिया भर के देशों से खरीद भी रहे हैं और बहुत सारे अपने देश में बना भी रहे हैं। जैसे देश का खुद का बनाया हुआ जो ड्रोन है उसका क्या नाम है, रुस्तम नाम है, रुस्तम 2। तो ये उभरते हुए शहर हैं एमपी के, यहाँ पे ड्रोन बहुत तेजी से खरीदे जा रहे हैं, लोग उड़ा रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग शादियों में यूज कर रहे हैं। एक लाया गया कि भैया हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कूल खोलेंगे, लोगों को बताएंगे ड्रोन उड़ाना कैसा है और ड्रोन को यूज कैसे करना है। तो ड्रोन स्कूल कहाँ खोले जा रहे हैं, यहाँ इन 5 जगह। और ड्रोन पॉलिसी ने हमारे आसमान को 3 हिस्सों में बांट दिया, कलर के हिसाब से, एक हरा, एक लाल, पीला और एक लाल। ये जो लड़की की आप तस्वीर देख रहे हैं इसने तो कमाल ही कर दिया। नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही थी भोपाल में, इसने वहां पे 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। इनका नाम है बांधवी सिंह और बांधवी सिंह रहने वाली है शहडोल। आपको शायद पता होगा हमारे देश के जो पहले सीडीएस थे, फर्स्ट सीडीएस विपिन रावत, विपिन रावत, इनका एक प्लेन दुर्घटना में इनको और इनकी पत्नी को और इनके साथ जो 8 क्रू मेंबर्स थे उनका निधन हो गया। विपिन रावत साहब का संबंध मध्य प्रदेश से किस जिले से था, शहडोल से, क्योंकि विपिन रावत साहब की ससुराल थी शहडोल में। और ये जो लड़की है इसके फूफा थे विपिन रावत, इसके फूफा है विपिन रावत। तो जब ये मैच खेल रही थी उसी समय इनके फूफा का प्लेन क्रैश हुआ, इनके घर वालों ने इनको नहीं बताया और ये परफॉर्म किया अच्छा और 4 गोल्ड मेडल लेकर आए। तो विपिन रावत का संबंध जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनका शहडोल से है, और बांधवी सिंह का संबंध भी शहडोल से है। शूटिंग करती हैं, 4 गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं। और ओलंपिक में इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत कैटेगरी में शूटिंग में गोल्ड मेडल आया था 2008 में, और इसको लाने वाले व्यक्ति का नाम था अभिनव बिंद्रा। और अभी जो 2021 के, वैसे 20 के कहेंगे, 20 के जो पैरा ओलंपिक हुए, पैरा ओलंपिक, ये भी कहाँ हुए, टोक्यो में। इसमें एक लड़की है उसका नाम है अवनी लेखरा, अवनी लेखरा, इसने भी गोल्ड लाया। तो ओलंपिक में जो नॉर्मल ओलंपिक होता है उसे हम समर ओलंपिक भी कहते हैं। तो समर ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में शूटिंग में गोल्ड मेडल 2008 में आया था, अपना बिंद्रा लाए थे। और इस बार पैरा ओलंपिक में पहली बार व्यक्तिगत पदक में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल लाया। इनसे बांधवी सिंह से भी उम्मीद है कि ये मध्य प्रदेश का नाम भविष्य में ओलंपिक में भी रोशन करेगी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है, उसका नाम है बुरहानपुर। तो which district of Madhya Pradesh has become the first district achieving the जल जीवन मिशन टारगेट, बुरहानपुर। जल जीवन मिशन 2019 में आया, किसने लाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट और एक होते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। जिस भी स्कीम में सरकार, केंद्र सरकार 100% पैसा लगा दे, 100 रुपए खर्च हो रहा है हम 100 रुपए सब लगाते हैं, ऐसी योजना को सेंटर सेक्टर स्कीम कहते हैं। और जिसमें वो अपना कुछ शेयर लगाती है, यानी कुछ अपना अंश लगाती है, शेयर लगाती है कि ठीक है भाई 50 हम कर देंगे, 50 तुम कर देना, 80 हम कर देंगे, 20 तुम कर देना, उसे कहते हैं स्पॉन्सर्ड। तो ये कैसी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब राज्य सरकारों को भी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। तो इस मिशन में ये कहा गया कि 2024 तक हम सभी घरों में नल से जल पहुंचाएंगे, यानी पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाएंगे। पहले तो आपके घर में नल लगेगा, उस नल से जल आएगा 2024 तक।
सरकार का ये कहना है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की उसको आवश्यकता है और ये पानी उसको मिलना चाहिए। और इसके लिए सरकार पहले से तो कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कराएगी, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़ाएगी, लोगों में जागरूकता फैलाएगी, पाइप वाटर करेगी, और जो पानी है वो साफ आएगा। ये सब बहुत बड़ी स्कीम है ये। इस स्कीम में 2024 तक हर घर को जल, वैसा है कि हर घर में नल और हर नल में जल। ये तो इसमें मध्य प्रदेश में बुरहानपुर टॉप कर गया। बुरहानपुर कैसे टॉप कर गया? तो बुरहानपुर जिले के अंदर, बुरहानपुर जिले में जो शहरी क्षेत्र है वहाँ, सॉरी, बुरहानपुर जिले का जो ग्रामीण क्षेत्र है, देखिए जब योजना आई थी ना तो ग्रामीण के लिए बस आई थी, लेकिन अब वर्तमान में शहरी ग्रामीण दोनों के लिए है। तो बुरहानपुर जिले का जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे हर घरों में नल लगा दिए गए हैं और जल पहुंच गया है। वो अलग बात है कि जल रोज आएगा कि नहीं आएगा, अलग बात है, लेकिन हर घर में नल है और नल में जल है। इसमें बुरहानपुर ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो बुरहानपुर जो है इसे हम दक्षिण का द्वार कहते थे, और जो मुगल बादशाह रहे हैं उनका बुरहानपुर एक तरह से गढ़ था। और औरंगजेब ने तो जीवन के 25 वर्ष, आखिरी 25 वर्ष यहीं गुजारे थे शिवाजी के चक्कर में, लेकिन शिवाजी को पकड़ ना पाया, ना मार पाया। तो ये जो जल जीवन मिशन है, ये कैसी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2019 से चली है। अगले 5 साल में हर घर में नल लगाना है, हर नल में जल लाना है, और कितना जल देना है? प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की जो जिसे कहते हैं अवेलेबिलिटी, वो पूरी करनी है। तो एमपी में इसने टारगेट अचीव किया है, नंबर 1 है। अगली बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा? इन फ्यूचर बनाया जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जौनपुर में। जौनपुर में क्यों बनाया जाएगा? जौनपुर एक जिसे कहते हैं अर्थक्वेक, यानी भूकंप यहाँ पे आने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पे नर्मदा है और यहाँ पे रॉक्स है, चट्टान है, ठीक है। और इस वजह से पानी का जो वेट है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो और भूकंप आ सकता है। क्योंकि भूकंप मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स। अगर अंदर की चट्टाने हिलेंगी तो भूकंप आएगा। भूकंप, भू मतलब भूमि, कंप मतलब कंपन। तो भूमि में क्या है? चट्टाने हैं, अगर उसमें कंपन आएगा तो भूकंप आएगा। और वो क्यों आता है? उसका सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि जब उसके ऊपर वजन ज्यादा रहता है। तो अगर नर्मदा को देखा जाए तो जौनपुर में वजन उसमें ज्यादा है, पानी का जो लेवल है वहाँ ज्यादा है, और दूसरी चीज वहाँ की जो चट्टाने हैं वो थोड़ी अस्थिर है। मैंने तस्वीर क्यों डाली है? देखिए सन 2004 में 26 जनवरी का दिन था, भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया। वो तो अच्छा था, बहुत सुबह 8 बजे के आसपास भूकंप आया था, और बहुत से बच्चे स्कूल के बाहर झंडा वंदन कर रहे थे, इसलिए बच्चों आहत नहीं हुए, लेकिन भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था। फिर हमने 2005 में देखा एक बहुत बड़ी सुनामी आई, जो उठी थी कहाँ? जापान से, और फिर उसने पूरे जो एशिया वाला प्रशांत महासागर वाला एरिया है उसके साथ हिंद महासागर वाला एरिया में उसने बहुत बड़ी तबाही मचाई। इसको देखते हुए सरकार ने बोला यदि आपदाएं तो आती रहेंगी, इसको मैनेज करने के लिए कानून होना चाहिए। तो 2005 में कानून बनाया। उस कानून में ये कहा कि भैया हमें आपदा के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, कि भाई आपदा आ रही है, प्रिपेयर रहो। फिर हमें उस आपदा को क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। और फेस भी उसको ऐसे करें कि आपदा हमें कम से कम क्या करे? नुकसान पहुंचाए, मतलब हम उसके नुकसान को कम करें, मिटिगेट करें। उसके बाद हम क्या करें? रिकवरी करें, जो हमने खोया है उसको हम वापस पाएं। और रिकवरी में हम लोगों को रिहेबिलिएट करें, कि भाई किसी का घर टूट गया है तो उसको घर बना के दे दें, किसी का दुकान चली गई दुकान बना के दे दें। और जब ये सब कर लें फिर वापस प्रिपेयर हो जाएं अगली आपदा के लिए। आपदा तो आएगी, आपदा चाहे नेचुरल हो या मैन मेड हो, आपदा आएगी। बस हम क्या कर सकते हैं? हम तैयार रहें, हम उसको झेलें, उसके रिस्क को कम करें, आपदा जाने के बाद रिकवरी करें, फिर पुनर्विस्थापन करें और फिर से तैयार हो जाए। और इस सब के लिए सरकार ने सेंटर, स्टेट और जिला लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में व्यवस्था बना दी। सरकार ने बोला कि भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय है वो नोडल एजेंसी रहेगी। किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए जो गृह मंत्रालय है वो नोडल रहेगा। उसने बोला कि केंद्र स्तर पे एक अथॉरिटी बनेगी, उसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री रहेंगे। राज्य में बनेगी राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री रहेंगे।
और जिले में जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी बनेगी, जिसके मुखिया जिला मजिस्ट्रेट रहेगा यानी कलेक्टर रहेगा। और इन सब अथॉरिटी को सलाह देने के लिए या उनके साथ काम करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति बनेगी और राज्य में राज्य कार्यकारिणी समिति बनेगी, क्योंकि आपदाएं तो आ सकती हैं। कोविड जो है, कोविड-19 ये आपदा है, सरकार ने इसको आपदा घोषित किया है। इसलिए आप देखिए जब आपदा घोषित कर दिया तो जिला स्तर में कलेक्टर के पास आ गई पूरी पावर। इसलिए कलेक्टर निकाल रहा था कि भाई कोरोना कर्फ्यू लग गया, इतने बजे से इतने बजे तक ये आएंगे ये जाएंगे, अगर बाहर दिखा तो पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि उस पर अथॉरिटी आई, कहाँ से आई? डीएमए एक्ट से। सरकार ने और क्या बोला? बोला भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो नोडल रहेगी और उसके अधीन 2 संस्था बनाई गई। एक बनाएगी एनआईडीएम। एनआईडीएम मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये कहाँ बना है? दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और एनडीआरएफ तो आपने देखा होगा, ये पुलिस बल है, यानी एक तरह का आपदा बल है। इसका नाम है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। आपने देखा होगा कहीं बाढ़ आ गई, तूफान है, तो एनडीआरएफ की टीम चली जाती है और सबको बचाती है। तो इस तरह का संस्थान देश में तो है, लेकिन राज्य के लेवल पे हमारे पास कोई संस्थान नहीं था। और ऐसा ही संस्थान हम बना रहे जौनपुर में, जहाँ पे पढ़ाया जाएगा, रिसर्च की जाएगी कि आपदाएं क्यों आती हैं, कैसे आती है। भी तूफान आता है, सुनामी आता है, तो उससे हम कैसे बचें, कैसे लोगों को अलर्ट करें। अब आप देखिए हमारे पास कितने अच्छे अच्छे ऐप्स आ गए, सरकार ने इतनी सैटेलाइट का उपयोग करके तूफान आने के 4 घंटे पहले सबके पास मैसेज पहुंच जाता है कि भैया मछुआरे आप वापस नाव लेकर आइए। घर वालों को मैसेज जाता है कि भैया आप ऊंचे स्थान पर चलिए। कहीं बिजली गिरती है तो बिजली गिरने के 2 घंटे पहले जो ताड़नी ऐप है वो बता सकती है कि बिजली कहाँ गिरने वाली है। मतलब हमारे पास बेहतरीन हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया है। लेकिन आपदा तो आएगी, लेकिन हम उसके लिए तैयार रहें कि कम से कम जान और माल का नुकसान हो। तो सरकार ने ये 2 संस्था बनाई थी कि एनआईडीएम होगा और एनडीआरएफ होगा। एनडीआरएफ की तर्ज में स्टेट एसडीआरएफ है, और इन सबका एक फंड होगा और वो फंड में पैसा से जो पैसा होगा वो इनको मिलेगा। और जिला स्तर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिवीजन होगा जिला में, और इसका मुखिया कौन होगा? कलेक्टर होगा। तो कुल मिला के ये जो एक्ट आया है, इस एक्ट ने हमें ढांचे दिए हैं कि भाई कौन कौन सी संस्थाएं रहेंगी, इनका क्या काम रहेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जिला लेवल पे कौन रहेगा, राज्य लेवल पे कौन रहेगा, केंद्र लेवल पे कौन रहेगा, कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखेगी करेगी। कानून में बहुत सारी बातें दी गई हुई हैं। और इस कानून में जो एनआईडीएम का कॉन्सेप्ट था, इस तरह के संस्थान तो दिल्ली में बन चुका है, लेकिन हमारे राज्य के लेवल पे नहीं बना। वैसा ही संस्थान बनेगा कहाँ पे? जबलपुर में। वैसा ही संस्थान कहाँ बनेगा? जबलपुर में। तो ध्यान रखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। हाल ही में जम्मू में संपन्न राष्ट्रीय जूनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में प्रदेश के किस जिले की दीपेश लश्करी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? तो ये उज्जैन के हैं दीपेश लश्करी। तो अभी जो टोक्यो ओलंपिक खत्म हुआ, देखिए टोक्यो में 2 ओलंपिक हुए, दोनों के बारे में मैंने बताया, समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक मैंने अवनी लेखरा का नाम लिया कि भाई उन्होंने गोल्ड मेडल लाया। और जो समर ओलंपिक हुए थे, जिसको हम नॉर्मल ओलंपिक कहते हैं, इसमें भारत ने 7 पदक लाए। यानी पिछला जो लंदन ओलंपिक हुआ था उससे हमने 1 पदक ज्यादा लाया। लंदन वाला 2012 में हुआ था। और इसमें हमने व्यक्तिगत श्रम में, जैसे हमने देखा ना 2008 में हमने उनका नाम लिया, किनका? अभिनव बिंद्रा का। इंडिविजुअल कैटेगरी में एथलेटिक्स में, इंडिविजुअल भी किसमें? एथलेटिक्स में ये पहला गोल्ड है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक या जैवलिन मिलाया। और स्वर्ण हमारे पास 2 आए, भारोत्तोलन मीराबाई चानू और कुश्ती में रवि दाहिया। और सिल्वर हमारे पास हॉकी टीम लाई, सिंधु लाई बैडमिंटन, लवलीना मुक्केबाजी और बजरंग पुनिया कुश्ती। और पीवी सिंधु को तभी जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है उसकी समिति का सदस्य बनाया गया। और अभी ये करंट अफेयर्स बनाने से आधे घंटे पहले शिवराज जी का ट्वीट आया। तो शिवराज जी ने बोला कि भाई खेलो इंडिया गेम्स, आप लोगों ने सुना होगा खेलो इंडिया गेम्स के बारे में, 2018 से इसकी शुरुआत हुई है और हर साल ये होते थे कहीं ना कहीं। 2021 में ये तय हुआ कि इसमें 4 नए गेम जोड़े जाएंगे। 2020 में तय हुआ कि 4 नए गेम जोड़े जाएंगे। और इस 4 नए गेम में एक एमपी का था मलखम्ब,
दूसरा था थांगटा, ये पंजाब का है, ये गेम है, मतलब ये मार्शल आर्ट जैसे है। तीसरा जो था वो है कलारी पट्टू, ये केरल का है। और चौथा है गटका, ये भी मार्शल आर्ट है, ये पंजाब का है। मैं ये थांगटा में कंफ्यूज हो रहा हूँ, थांगटा आप बताना थांगटा किस राज्य का है। इन चारों को इंक्लूड किया गया था, लेकिन 2020 में खेलो इंडिया गेम्स हुए नहीं, कोविड आ गया था। 2021 में भी नहीं हुए तो कोविड आ गया। लेकिन अभी 2 घंटे पहले शिवराज जी ने ट्वीट करके बताया, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2022-23 वाले जो खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं, ये कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो एमपी को मेजबानी मिल गई है। एमपी के जो खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि बड़ी खुशी की बात है, 2022-23 का जो खेलो इंडिया गेम्स है वो कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा। यानी हम मलखम्ब को देख पाए ये खेलो इंडिया गेम्स में, जो कि एमपी में होगा। और एमपी का तो स्टेट गेम ही मलखम्ब में, कितनी अच्छी बात है कि मलखम्ब जो जिस राज्य का स्टेट गेम है उसी में पहली बार परफॉर्म भी किया जाएगा। ठीक है, तो खेलो इंडिया गेम 2018 से चल रहे हैं, पिछले 2 साल से नहीं हुए हैं। और अभी जो 22-23 का जो खेलो इंडिया गेम्स होगा, हम उम्मीद करते हैं अब कोरोना ना आए, और आए भी तो इस तरह ना आए कि भाई ये खेलो इंडिया गेम्स को हटा दे। तो खेलो इंडिया गेम्स 2022 में, 22 और 23 में कहाँ होंगे? एमपी में। यानी ये चारों आपको वहां पे पहली बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 4 को ऐड किया गया था 20 में, मलखम्ब, थांगटा, कलारी पट्टू, गटका। ये चारों एक तरह से बॉडी की पावर को दिखाने वाला गेम है, लेकिन ये तीनों जो गेम है, मलखम्ब को छोड़ के तीनों गेम एक तरह का मार्शल आर्ट है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। तो कोई डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स खोला है, बताओ, अच्छा बुरा जो लग रहा है रिप्लाई करो। ठीक है, और अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए, थैंक यू एवरीवन।